नमन करती हूँ और सलाम करती हूँ कि आप रुके नहीं, डटे नहीं, थके नहीं, लगातार निरंतर रूप से आप लोकतंत्र को बचाने के लिए आप खड़े रहे, डटे रहे। भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ की स्थापना का उद्देश्य जो है वो भारत माता का जयघोष पूरे विश्व भर में करना है और उनके द्वारा स्थापित इस परंपरा, इस लक्ष्य को हम सब लोग सिद्ध करने के लिए सेनानी के रूप में काम करते हैं। इसलिए सामूहिक रूप से जब कभी हम चाहे 5 एकत्रित हो, चाहे 50 एकत्रित हो, चाहे 50,000 एकत्रित हो, हम सामूहिक रूप से अपने उस संकल्प को दोहराने के लिए भारत माता का जयघोष करते हैं। आज ये मुफ्त में मिली हुई आजादी और मुफ्त में मिला हुआ ये शानदार और जानदार लोकतंत्र, हो सकता है नौजवानों को लगता होगा कि अपने आप खड़ा हो गया, अपने आप बन गया, इतना सुंदर भारत, इतना श्रेष्ठ भारत, लेकिन इसके लिए कितने लोगों ने कुर्बानियां दी है। जेल की सलाखों के बीच में वो लोग रहे, अपने बच्चों से दूर रहे। और हम सभी कार्यकर्ता बंधु भी तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि और केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी का। और हमारे झुंझुनू जिले की एवं हमारे शेखावाटी जिले की धरती की आवाज और मांग रही लगातार 30 वर्षों से कि यमुना जल समझौते पे कार्य हो और निरंतर रूप से आपने इसमें काम किया। और जैसे ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भजनलाल जी की सरकार बनी, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी और आपने साथ मिलकर यमुना जल समझौते पे काम किया। मैं समस्त भाजपा परिवार और झुंझुनू की जनता की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और यहाँ विराजमान सभी लोगों को मैं सूचित भी करना चाहती हूँ साथ ही साथ कि मंत्री महोदय आज संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं और हमारे झुंझुनू जिले के मंडावा विधानसभा स्थित यूनेस्को ने अतिथि संस्कृति व कला के क्रांति की धरोहर को अहम स्थान दिया है यूनेस्को में। हम आपको इसके लिए पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हैं मंत्री महोदय। मैं आशा करती हूँ आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से हम सभी झुंझुनू वासियों को और शेखावाटी की धरती को हमेशा ऐसे ही मिलता रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे भारत राष्ट्र के नायक, जिन्होंने नारा दिया नहीं चलेगा एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान, और उनके संकल्प को पूरा किया हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। धारा 370 समाप्त करके कश्मीर हमारा भारत का अभिन्न अंग है और आज कश्मीर में तिरंगा लहराता है। और जब बात करें आपातकाल की तो हम सबको पता है 25 जून 1975 50 वर्ष हो गए, किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई, सभी के अधिकारों को छीना गया, प्रेस पे रोक लगा दी गई, न्याय व्यवस्था ठप कर दी गई और आम जन ने, जिन्होंने भी कांग्रेस पार्टी के लिए एक भी शब्द अगर बोला तो सलाखों के पीछे गए, सलाखों में रहे। मैं ऐसे लोकतंत्र सेनानियों को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से नमन करती हूँ और सलाम करती हूँ कि आप रुके नहीं, डटे नहीं, थके नहीं, लगातार निरंतर रूप से आप लोकतंत्र को बचाने के लिए आप खड़े रहे, डटे रहे। इसके और आप सब यहाँ पधारे, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मान और सम्मान के योग्य केंद्रीय मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी का मैं झुंझुनू के सभी जनमानस की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि गजेंद्र जी शेखावत सिर्फ हमारे केंद्रीय मंत्री नहीं है, झुंझुनू के लिए, हमारी शेखावाटी के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं जो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं। मैं पूरे खेतड़ी के जनमानस की तरफ से और पूरे
जिले की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस मामले में ज्यादा बहुत कुछ नहीं बोल के, क्योंकि जिस वक्त पर ऐसा विद्वान व्यक्ति और ऐसा महान वक्ता गजेंद्र जी शेखावत जैसे वक्ता बैठे हो, वहां पर मुझ जैसा आदना सा और छोटा सा कार्यकर्ता और वक्ता बोले, मैं समझता हूँ इस बात की अरब इजाजत नहीं देता है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ, क्योंकि विस्तृत विवेचना तो हमारे केंद्रीय मंत्री जी करेंगे, लेकिन मैं एक दृष्टांत छोटा सा बताना चाहता हूँ, क्योंकि इमरजेंसी का काल हमें बहुत अच्छी तरह याद नहीं है, क्योंकि हमारी बहुत बाल्यकाल अवस्था थी, लेकिन मुझे दृष्टांत इसलिए याद है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि उस वक्त मेरे परिवार में भी विधायक हुआ करते थे। स्वर्गीय चाचा जी मालाराम जी विधायक होते थे, जो बेहतर में विधायक बने थे जनसंघ के समय में, और उस वक्त हमें 10-15 साल तक ये बताया जाता था कि एक ऐसा दौर आया था जो बड़े बड़े नेताओं को भी उठा के जेलों में जबरदस्ती ठोस दिया गया था। उस वक्त तो हमें समझ में नहीं आया था, लेकिन आज मुझे उस दर्दनाक दौर का पूरी तरीके से आभास होता है कि निर्दोष लोगों को इस लोकतंत्र की हत्या करने वाली ये कांग्रेस पार्टी 25 जून 1975 को इस लोकतंत्र के संविधान की हत्या करके किस तरीके से निर्दोष लोगों को जेलों में ठोस के और एक संविधान का जो मजाक उड़ाया गया था। मैं आग्रह करना चाहता हूँ, वो आज ये मुफ्त में मिली हुई आजादी और मुफ्त में मिला हुआ ये शानदार और जानदार लोकतंत्र, हो सकता है नौजवानों को लगता होगा कि अपने आप खड़ा हो गया, अपने आप बन गया, इतना सुंदर भारत, इतना श्रेष्ठ भारत, लेकिन इसके लिए कितने लोगों ने कुर्बानियां दी है। जेल की सलाखों के बीच में वो लोग रहे, अपने बच्चों से दूर रहे, उनकी मेहनत को और कुर्बानी को अगर कोई याद नहीं करेगा तो मैं समझता हूँ वो सच्चा लोकतंत्र का हितैषी नहीं है। इंदिरा गांधी परिवार ने और कांग्रेस परिवार ने इस देश को दिया क्या है मैं समझना चाहता हूँ, लेकिन उस वक्त इतना लोगों में जागरूकता नहीं थी। और इनकी जो तानाशाही, जो व्यक्ति आज लोग हर वक्त बयान देते हैं हर मंच के माध्यम से कि बीजेपी तानाशाहों की पार्टी है, बीजेपी में तानाशाही चल रही है, असली तानाशाही तो 25 जून को देखिए आप 75 के साल में क्या किया था इस देश के लोकतंत्र के साथ। और उसके बाद में एक नसबंदी का दौर भी आप लोगों ने सुना भी होगा, कई लोगों ने देखा भी होगा, कितना अपराध किया गया उस वक्त। 18 साल से 80 साल के लोगों को जबरदस्ती नसबंदी करा के, और इन लोगों ने जो लोकतंत्र पे जो एक ठोपा जबरदस्ती का जो एक दौर चला था, कितनी सरकारें गिरी थी उस वक्त का दौर याद करके आप लोग देख सकते हो। इसीलिए हम ये लोग दिवस मनाते हैं, बलिदान दिवस है श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का। ऐसे लोगों का आप लोग स्मरण करेंगे तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए आप लोग अच्छे तरीके से उसकी व्याख्या कर सकेंगे और लोकतंत्र के महत्व को, गरिमा को और उसके जो होता है उसके बारे में आप समझ पाओगे। मैं पुनः एक बार आप लोगों ने मुझे मौका दिया है मंच पे बोलने का, पुनः एक बार गजेंद्र जी शेखावत का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आपातकाल के महत्व को और आपातकाल की जो विभीषिकाएं थी उसको अगर नौजवान पीढ़ी को आप लोग नहीं बताएंगे तो कांग्रेस का चाल चरित्र अब अच्छी तरह लोगों को समझ में नहीं आएगा। यही उद्देश्य है आपातकाल बनाने का, मुझे आपातकाल की 50वीं बरसी मनाने का, और कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। किस तरीके से कांग्रेस ने जुल्म किए थे ये सिर्फ बताने का एक माध्यम है और बताने का मंच है। पुनः एक बार मुझे बोलने का मौका दिया, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करने होते हुए अपना कथन समाप्त करता हूँ। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। दिवस अर्थात आपातकाल के 25 जून के काला दिवस के संबंध में आज इस झुंझुनू जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रखी गई संगोष्ठी में हमारे वीर प्रसूता धरती पर पधारे सम्माननीय केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, मैं इस वीर प्रसूता धरी जो शक्ति, भक्ति और समर्पण की धरती है उस पर आप सत्या संविधान की हत्या के इस आपातकाल के संबंध में आज मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। झुंझुनू की जनता की तरफ से, मेरे स्वयं की तरफ से आपका हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन व वंदन करता हूँ। दोनों हाथ ऊंचा करो, पहले एक बार मुट्ठी बंद करो और पूरी ताकत से बोलो भारत माता की। अब ठीक है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जिला झुंझुनू के द्वारा आयोजित देश भर में आयोजित हो रहे संविधान हत्या दिवस ऐसे कार्यक्रमों की श्रृंखला में
आज इस गरिमामयी कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जिला परिवार की मुखिया, भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आदरणीय हर्षिनी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता, विभिन्न जनप्रतिनिधिगण, कार्यक्रम में विशाल संख्या में उपस्थित देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों, मैं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के मुखिया आदरणीय श्री मदन राठौड़ जी का हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ ही साथ आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय जिलाध्यक्ष जी का कि मुझे पार्टी के द्वारा दिए गए दायित्व के निमित्त इस कार्यक्रम के लिए जब झुंझुनू आने का ऐसा तय हुआ, लेकिन लगातार राष्ट्रीय स्तर पर व्यस्तताओं के चलते हुए 3 बार मेरे चलते हुए कार्यक्रम की तिथि का परिवर्तन करने के बावजूद भी आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने मेरे अनुकूलता से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया। इस गरिमामयी कार्यक्रम में मुझे अवसर प्रदान करने के लिए आप सबका स्वागत करते हुए मैं जिला संगठन का धन्यवाद करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। मित्रों, अभी हम सब ने भारत माता का जय घोष किया। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनसंघ के जमाने से लेकर के आज तक जब कभी भी किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी अवसर, जब हम सामूहिक रूप से साथ आते हैं तो हम कार्यक्रम के शुरू करने से पहले भारत माता का जय घोष करते हैं। और यह केवल भारतीय जनता पार्टी में अनूठा बना। देश में अनेक पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन जिस संकल्प के साथ में, जिस नियमितता के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में भारत माता के जय घोष होता है, शायद कहीं और नहीं होता। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां उपस्थित हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, विषय पर बात करने से पहले आप सबके मन में इस बात को मैं स्थापित करना चाहता हूं, क्या अभी कभी हमने कल्पना की, क्या कभी हमने विचार किया कि हम भारत माता का जय घोष क्यों करें? कभी हमने सोचा कि हर कार्यक्रम से पहले भारत माता का जय घोष करने की ये परंपरा, ये विधान भारतीय जनता पार्टी में क्यों बनाया गया? क्यों इस तरह की व्यवस्था हमारे पार्टी के संस्थापकों ने की थी? भारत माता की जय घोष की जगह किसी व्यक्ति विशेष का नारा लगाया जा सकता था, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जय घोष किया जा सकता था, लेकिन सभी कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारत माता का जय घोष करते हैं। उसके पीछे एक उद्देश्य है और ये उद्देश्य सार्थक हो, इसके लिए आप सबसे आग्रह पूर्वक बार बार ये कहा जाता है कि भाई एक बार सब लोग मिलकर के पूरी ताकत के साथ में जय घोष करें। और वो उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी से पहले जब जनसंघ की स्थापना पंडित दीनदयाल जी और आदरणीय स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जब की थी, तब उन्होंने यह संकल्प किया था, उन्होंने तय किया था कि भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ की स्थापना का उद्देश्य जो है वो भारत माता का जय घोष पूरे विश्व भर में करना है। और उनके द्वारा स्थापित इस परंपरा, इस लक्ष्य को हम सब लोग सिद्ध करने के लिए सेनानी के रूप में काम करते हैं। इसलिए सामूहिक रूप से जब कभी हम चाहे 5 एकत्रित हो, चाहे 50 एकत्रित हो, चाहे 50,000 एकत्रित हो, हम सामूहिक रूप से अपने उस संकल्प को दोहराने के लिए भारत माता का जय घोष करते हैं। इसलिए मैंने आपसे आग्रह से कहा कि जोर वाली आवाज तो कोई थोड़ी जोर बोलने पर, तो मैं अपनी बात कहूं उससे पहले एक बार सब इस विषय को संज्ञान में रखते हुए कि हम पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी संकल्प की शक्ति के साथ में अपने आप को पूरी तरह से नियोजित करते हुए पहले बोले भारत माता की, भारत माता की। इनके ठीक वही को नहीं बताओ। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में संविधान हत्या दिवस माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पिछले वर्ष से इन कार्यक्रमों को आयोजित करना प्रारंभ किया। विशेष रूप से 25 जून की उस तिथि के दिन देश भर के लोगों को
संविधान की हत्या किस तरह से एक चुनी हुई सरकार और एक तानाशाह प्रधानमंत्री ने की थी, इसका स्मरण कराने के निमित्त यह कार्यक्रम देश भर में आयोजित हो। कुछ लोगों ने प्रश्न भी किया था कि आज इतने वर्ष बीत जाने के बाद में, जब लगभग 49 वर्ष बीत चुके हैं, तब भारत में इन कार्यक्रमों को आयोजित करने और इस विषय को वापस याद कराने की आवश्यकता क्या जरूरत आन पड़ी। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में जिस तरह से एक नेता ने अपनी कुर्सी को, अपनी सत्ता को बचाने के लिए निरंकुशता की सारी सीमाओं को लांघ करके लोकतंत्र की आत्मा, हमारे देश के संविधान का जिस तरह से गला घोट करके हत्या की थी, आने वाले समय में सहस्त्राब्दियों तक कोई भी तानाशाह, कोई निरंकुश, कोई व्यक्ति या कोई सत्ता इस तरह का दुष्प्रयास और पाप न कर सके, इस संकल्प को देश के लोगों के मन में जागृत करने के लिए इन कार्यक्रमों की रचना देश के प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने की। इसलिए अब देश भर में यह कार्यक्रम आयोजित हो। मित्रों, भारत का संविधान, भारत की स्वतंत्रता के बाद में हमने अंगीकार किया। भारत की स्वतंत्रता कोई सामान्य घटना नहीं, भारत की स्वतंत्रता कोई ऐसी घटना नहीं थी कि जो हमें अनायास कहीं से हमें किसी ने ग्रांट की हो या कहीं किसी ने दे दी। भारत के उस स्वतंत्रता संग्राम में लगभग 100 वर्ष से भी ज्यादा समय तक निरंतर बलिदानियों ने संघर्ष किया, अपना जीवन समर्पित किया, अपना जवानी समर्पित की, तब जाकर के देश आजाद हुआ। भारत में लोकतंत्र कोई नया विषय नहीं था। हजारों सालों से भारत में लोकतांत्रिक परंपरा थी। जिस तरह का हमारा इतिहास और इतिहास के प्रमाण खंगालने पर जो विषय संज्ञान में आता है, वैदिक काल से लेकर के अशोकमान के काल से लेकर के इस हजारों साल की परंपरा में भारत में लोकतंत्र किसी न किसी रूप में विद्यमान। अनेक शिलालेखों में, अनेक तरह के दस्तावेजों में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी न किसी रूप में सहस्त्राब्दियों से विद्यमान थी। लेकिन कालांतर में भारत के ऐश्वर्य, भारत की संपन्नता, भारत के वैभव, भारत की संपदा, भारत का ज्ञान, भारत का विज्ञान, भारत की बौद्धिक क्षमता, इन सब के चलते हुए जिस तरह से एक स्वाभाविक दाव को लेकर के भारत को जानने पहचानने के लिए जो लोग आए थे, उनके निमित्त जो सूचनाएं दुनिया भर में पहुंची, भारत को लूटने के उद्देश्य से अनेक आक्रांता भारत में आए। लगभग 2000 साल तक भारतवासियों ने ऐसे आक्रमणों को सहा और दुर्भाग्य से मुगलों की सत्ता स्थापित होने के बाद में और उसके कालांतर में अंग्रेज सत्ता स्थापित होने के बाद में भारत जो लोकतंत्र की जननी थी, वहां लोकतंत्र कहीं खो सा गया था। लेकिन उस लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए हजारों लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाना स्वीकार किया, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। हजारों लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने सीने पर गोली खाई होगी, तब जाकर के देश आजाद हुआ। हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने काल कोठरियों में वीर सावरकर की तरह उन्हें कोलू में बैल की तरह जोत दिया गया होगा, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यातनाएं सही होगी, लाखों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोड़ों की मार सही होगी, लाठियों के प्रहार सही होंगे। अंग्रेजों के सारे दमन को गुजर करके अपनी जीवन समर्पित कर दिया होगा, अपनी जवानी समर्पित कर दी होगी, तब जाकर के स्वतंत्रता हमें मिली।